तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम देने वाले, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोग का जो है कॉमन प्रैक्टिस जो सेट सवेरे 8 बजे 8:30 बजे मैं अपलोड करता था, आज किसी कारणवश नहीं कर पाया था, तो उसको मैं आज शाम में अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा हो सके साथियों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका कॉमन जो 6 से लेकर 12 में जो 40 नंबर का कॉमन जो पेपर है आपका 120 में, उसका जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता ही हमारे पढ़ाने का तरीका कि मैं जीके से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट में जो है मैथ्स का सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जो आपका टेस्ट सीरीज नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है जीके का, और ओवरऑल जो है सेट का 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार के लिए सर्वाधिक जो है प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो सबसे सॉलिड जो है प्रमाण मिला है साहित्य का। अथर्ववेद के अलावा जो है शतपथ ब्राह्मण एवं पंचविंश ब्राह्मण में भी बिहार की जानकारी मिलती है। आगे कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे। ठीक है, इसी का नाम जो है कौटिल्य था, और इसी का जो बेइज्जती घनानंद कर दिया था। ठीक है, तो उसके दरबार से आके चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों ही किसको? घनानंद को हरवाया था, और नंद वंश को ख़त्म करके मौर्य वंश का स्थापना किया था मगध में। सॉरी साथी, इसका जो है विष्णुगुप्त, देखिए विष्णु विष्णु था तो जल्दीबाजी में बोल दिया हूँ। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, विष्णु शर्मा के बारे में बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र का जो है क्या किया था? रचना किया था। आगे कह रहा है कि 6 फरवरी 2023 को 65वां ग्रैमी पुरस्कार जो है समारोह में भारत की ओर से किसने अवार्ड जीता था? ग्रैमी जो है आपको पता होना चाहिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला इंटरनेशनल अवार्ड है, बहुत ही फेमस अवार्ड है। तो किसको मिला था? कौन भारतीय था जिसको जो है ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकी केज। उसका जो है एल्बम डिवाइन जो था डिवाइन टाइट्स के लिए उसको जो मिला था अवार्ड। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, डिवाइन करेंट का बढ़िया क्वेश्चन है, डिवाइन टाइट्स। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फरवरी 2023 से आईसीसी T20 महिला विश्व कप किस देश में शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। इस विश्व कप का विजेता कौन रहा था? तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगीर से हटा के कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में किया था उदयन। उदयन जो था अजातशत्रु का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा, 22 अप्रैल को। बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, एकदम घोट जाइएगा इसको रट के। आगे कह रहा है कि नीति आयोग का जो है नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सुमन के बेरी। देखिए नीति आयोग के नए अध्यक्ष ये सबका नाम याद रखिएगा, और सीईओ का नाम ध्यान रखिएगा। सीईओ अभी कौन है? तो सुब्रमण्यम है, और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। एक होता है एल्केन। एल्केन का जो है जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन होता है, एल्केन। ठीक है, एल्केन का जो है जनरल फार्मूला होता है। ऐसे प्रोपेन बोल रहा है, प्रोपेन का मतलब होता है कार्बन 3 का सीरीज है, तो यहाँ पे C3 रख दीजिए। तो यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 + 2 8, मतलब C3H8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस किस में होता है? तो दर्पण वाले सूत्र में होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा 1/v + 1/u = 1/f होता है, जहाँ v बराबर क्या होता है? तो प्रतिबिंब का दूरी होता है, u बराबर क्या होता है? तो वस्तु का दूरी, और f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी का मतलब होता है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों नेचर जो ऑक्साइड रखता है उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिंक का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय और अम्लीय दोनों नेचर रखता है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, खमीरों में अनोक्सी जो है श्वसन क्रिया के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, ठीक है। मस्तिष्क का ये भाग है, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब है। हालांकि मैं जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्कोनी ने की थी। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्लास 10th का पॉलिटी ख़त्म कर चुका हूँ, आज क्लास 10th का हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपका क्लास 9th के ज्योग्राफी का 6 चैप्टर हो चुका है। इसी के साथ अर्थशास्त्र का जो है क्लास 10th का आपका 3 चैप्टर हो चुका है। ज्योग्राफी का क्लास 6 का मैं NCERT का 2 चैप्टर करवा चुका हूँ। पूरा थ्योरी डिटेल में अगर नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि वो मात्र 6 क्लास के ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप ज्योग्राफी रटते रटते पागल हो जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी आज जल्दी समझ में नहीं आता है। एक बार समझ जाइएगा तो फिर आपको आसानी से बना लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का। तो जाइए देखिए, और साथ ही साथ आपका 40 नंबर का जो कॉमन प्रैक्टिस सेट है उसका 12वां सीरीज करवा रहा हूँ। इससे पहले 11 हुआ है, नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बूंद बूंद घड़ा से निकलता है तो खाली भी हो जाता है। तो तैयारी को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो अभी से कीजिए, क्योंकि पता है इस बार थोड़ा बहुत कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। जो पहले से सीरियस है उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? बताइए, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा सहारा, सॉरी दोस्तों, कालाहारी जो मरुस्थल है आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे? तो ये थे आपके मुरली भरावा के, और ये बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में समझिए कि इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड व्यक्ति है। गांधी जी को यही बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, 3 कट्टिया विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना ही करना होता था। तो गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह भी था जो चंपारण में बुलाया गया था, पश्चिम चंपारण 1917 को, और इसी राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। आगे कह रहा है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो आपका क्या चलाया था? तो सहायक संधि चलाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मारमा गुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसको आप नाम से भी याद रख सकते हैं। देखिए मारमा गुआ में, गुआ की जगह पे गुआ पढ़िएगा, यहाँ भी गुआ है, ठीक है, तो गुआ में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है प्रकाशित है? अल हिलाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल हिलाल जो है क्या कहते हैं, तो वो जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है, और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले अध्यक्ष यही थे। कॉमरेड जो है बहुत पूछा जाता है, मौलाना जो है मोहम्मद अली का जो है आपका ये पुस्तक है जो लिखा है पत्रिका। और इसके बाद जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा का, जो कि हालांकि ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जमींदार वगैरह जो है मौलाना जफर अली का। आगे करा कि श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्मिथ ने, एडम स्मिथ इसका पूरा नाम है, जिसका जो है पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन पर किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली को सबसे अच्छा किसी ने कंट्रोल किया था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने ही सबसे पहले घोड़ा दागने का जो प्रथा चालू किया था कि युद्ध में जो है ये अपने घोड़े को दागता था ताकि इसको पता चल जाए कि युद्ध में उसका घोड़ा कौन है। साथ ही साथ इसने सैनिक को नगद वेतन देना शुरू किया था। पहले क्या होता था कि राजा महाराज जो है जब युद्ध होता था तब सैनिक को वेतन देते थे और बुलाते थे, भाड़ा का सैनिक होता था। लेकिन ये क्या किया, परमानेंट वेतन जो है देता था, चाहे युद्ध हो या ना हो आपको पैसा मिलता रहेगा। और ये अपने आप को जो है द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि से नवाजा था, खलीफा का पद जो है ये नहीं लिया था। आगे कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरला, सॉरी दोस्तों बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बिहार हो जाएगा। केरला जो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है,
सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व तो मतलब कम एरिया में ज़्यादा बिहार में है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल पे, सेकंड नंबर पे क्या है, पश्चिम बंगाल पे। तीसरे नंबर पे केरला है। हाँ, केरला जो है शिक्षित सबसे ज़्यादा है। मसाला का सबसे ज़्यादा जो है खेती यहीं पे होता है। शांत घाटी यहीं पे है, तो ध्यान रखिएगा इस सब बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। देखिए ये जो है गर्म हवा है, ठीक है। एल नीनो जो है गर्म हवा है, बहती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ घटना का जो ईस्वी बता देता हूँ, आप खुद उसको सिस्टमेटिक सजा लीजिएगा। देखिए क्या है, कामागाटा मारू प्रकरण सबसे पहले बता देता हूँ। ये हवाई जहाज़ वाला, सॉरी दोस्तों, ये जहाज़ वाला घटना है, उतना मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। इसका जो हुआ था, ये घटना जो हुआ था आपका 1914 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ध्यान रखिए कब हुआ था, 1914 में हुआ था, कामागाटा मारू वाला, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ, तो 1915 में हुआ था। 9 जनवरी 1915 को आए थे। और तिलक का होम रूल लीग क्या हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो आप सजा लीजिए खुद ही, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, फिर उसके बाद गांधी जी आए थे, और सबसे लास्ट में तिलक का होम रूल लीग हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले यही थे, और सबसे ज़्यादा दिन तक रहे भी थे। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। हालांकि 2 दिन के बाद जो है इनको इस पद से हटा दिया गया, और परमानेंट जो है अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन बहुत उम्र होने के कारण इनका तबियत जो अस्वस्थ रहता था, जिसके कारण 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्षता दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 324 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको एकदम घोट जाइएगा। आगे कह रहा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य है। पीएम से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब तो एक्चुअली में होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कणकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि जो है प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, त्वचा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जो है प्रकाश रासायनिक स्मोग का एक प्रमुख कारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। अब आते हैं साथी मैथ्स वाले पार्ट पे, कंटिन्यू बने रहिए सेशन में, क्योंकि 7 क्वेश्चन मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। अगर रोज़ रोज़ आप 7 क्वेश्चन भी बनाते जाइएगा तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यक्स रुपया की राशि पर कोई मान के चलिए इंसान है, सूद लगाने वाला व्यक्ति, यक्स रुपया लगाया, 7.5% की दर से कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए हम ब्याज पे लगा दिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हम एक जगह चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा रहे हैं, दूसरे जगह साधारण ब्याज पे लगे हैं, तो दोनों के ब्याज में अंतर कितना का आ रहा है, 45 रुपया का आ रहा है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब कितना रुपया मूलधन लगाया था ये पूछ रहा है। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्याज में अंतर होता है उसको जो है, ब्याज में अंतर जो होता है आपको, ठीक है, अंतर जो होता है वो होता है बराबर किसके, तो मूलधन गुने, ठीक है, 2 साल के लिए, बस ध्यान रखिएगा 2 साल के लिए ट्रिक है, मूलधन गुने R/100 के पावर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए अंतर कितना दिया गया, 45। ठीक है, मूलधन हमको नहीं कुछ पता है तो यक्स मान लेते हैं। ठीक है, आर कितना हमको पता है, 7.5 है, ठीक है ना, और बटे में कितना 100 कर देंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपल समीकरण के नियम से क्या करना है, इधर जो है ले जाइए, 45 हो जाएगा गुने, इधर हो जाएगा 100 का स्क्वायर बटे 7.5 का स्क्वायर। ठीक है ना, कटकुटा कीजिएगा तो कुछ सिंपल नहीं है, आपका जो है आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 8,000 रुपया निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, 2 साल का अंतर हो, 2 वर्ष का अंतर हो, ठीक है, साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज में, उसमें लगाना है कि ब्याज का जो अंतर होगा उसको मूलधन गुने R/100 का स्क्वायर करना है।
आगे कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया 7.2 प्लस दिया गया डस 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 का मान निकालना। इसमें कुछ नहीं है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, मैं इसको बताने में भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। बॉड मास का नियम फॉलो करना है। उसका नियम क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको ये जो जिसमें दिया गया उसमें सबसे पहले भाग का करना, फिर उसका गुना कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, फिर घटाव कीजिए। चलिए मैं इसको एक स्टेप में बना रहा हूँ। सबसे पहले भाग का क्रिया करूँगा, ठीक है। भाग में भी देखिए, हालांकि ब्रैकेट में दिया गया है तो पहले उसी का क्रिया करेंगे, ठीक है। तो 8.4 में 0.12 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। तो ये इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। और गुने हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है। बाकी आ गया -5 गुने 3 हो गया, 3/3 भागा जो है 0.05 है। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसको दीजिएगा तो ऊपर इसका जो है देखिए कुछ है नहीं, इसमें क्या बताएं आप लोग को। देखिए 3 ये जो भागा 0.05 है तो गुना ऊपर आ जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है, +3 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं आपको। 7.2 हो गया, प्लस हो गया, ये 70 को 0.2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 300 हो गया तो 60 मर्द में कट जाएगा, ठीक है ना। और 60 × 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -300 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब कट कुटा कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा। तो आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा -275.8। बस आपको क्या करना है, बोर्ड मास का नियम फॉलो करना। सबसे पहले भाग का क्रिया करना है, उसमें भी जो ब्रैकेट में होगा उसका पहले क्रिया करना, फिर गुना का करना, फिर जोड़ का करना, फिर घटाव का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है बिना रुके बिना स्टॉपेज के 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से और रुकने के साथ जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है कि अगर बिना रुकती है, बिना रुके जो है 1 घंटा में 72 किलोमीटर चलती है और रुकती है तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर का ही एवरेज देती है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी जो औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, 1 घंटा में कितना जो है उसका स्टॉपेज है। तो इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक होता है, बस उस ट्रिक को फॉलो करना है और मैटर को क्लोज कर देना है। ट्रिक क्या है, बिना रुके माइनस रुके बटे बिना रुके, ठीक है ना, हो गया। अब ये क्या आ जाएगा आपका 12/72, ठीक है, क्या हो जाएगा आवर में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 इसको काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 × 6 = 72, तो 1/6 घंटा हो गया। 1/6 घंटा का मतलब क्या हो गया, इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से कर दीजिए 14, ठीक है। तो मतलब ऑन एवरेज क्या है 10 मिनट रुकती है 1 घंटा में, ठीक है गाड़ी। कैसे करना है, तो जो बिना रुके माइनस रुके बटे बिना रुके, ठीक है, हो गया। आगे कह रहा है कि इसको निकालना है, आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है, ठीक है। 11th में 12 में जो पढ़ना होता है आपको, ये आपको 10th के कॉन्सेप्ट में नहीं बनेगा, ठीक है। जिसका जो है 11th बहुत थोड़ा बहुत जानकारी होगा उनके लिए जो है ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको tan स्क्वायर 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है, क्लास 10th में पढ़े होइएगा आप। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू पता है, लेकिन इसमें जो है आपको लफड़ा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए कॉट को जो होता है, कॉट स्क्वायर 62 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर जो है ये जो हो जाएगा आपका 62 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री। 90 में से 28 घटाइएगा तो 62 आ गया कि नहीं, सेम चीज़ हम लिखे हैं। चलिए माइनस सेक स्क्वायर जो हो गया, अब देखिए इसको क्या है, ये ऑलरेडी 28 डिग्री का 28 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। तो कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए इतना समझ में, 4 3 7 हो गया। इसका वैल्यू तो आप हमको बता देते, इधर आपको निकाल देते, इसका वैल्यू कितना हो गया 7। इसको सॉल्व कर देते। देखिए होता क्या है, कॉट स्क्वायर जो हम यहाँ पे लिखे तो इसका वैल्यू जो 7 होगा, इसको अलग से लिख लीजिए। कॉट स्क्वायर जो हम लिखे थे 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, उसको जब निकालिएगा तो कितना हो जाता है बताइए, वो जो हो जाता है आपका, देखिए कॉट स्क्वायर जो हम लिखे थे 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो ये चेंज होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जो है सेक स्क्वायर, सॉरी दोस्तों ये कॉट 10 में चेंज हो जाता है, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर जो है कितना हो गया 28 डिग्री, ठीक है ना, ये टेन स्क्वायर 28 डिग्री हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 28 डिग्री। आप पढ़े होइएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस बशर्ते ध्यान क्या रखना है, एंगल सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। तो आप क्या पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ कितना है उसका जो है उल्टा दे दिया गया, माइनस ले लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 28 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है ना, टेन स्क्वायर 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या हो, ये इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया, -1 लग जाएगा आगे तो -1 हो जाएगा। कुल मिला के जो आपका इसका वैल्यू कितना आया -1 के बराबर, और इसका जो कैलकुलेट किया तो टोटल कितना है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना 4 और टेन स्क्वायर 60 डिग्री 3 हो गया, तो 4 3 7 -1 6 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 11th जो थोड़ा बहुत भी जानते होइएगा उसको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बाकी आप 10th तक पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए साथ ही। बस एक नियम होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होता है π/2 पे चेंज करना होता है, और इवन पे क्या होता है बस साइन को देखना रहता है। कोई भी दुनिया का एंगल निकाल लीजिएगा। आगे कह रहा है कि x + y बराबर 12 है, x × y बराबर 27 है, तो x³ - y³ का वैल्यू निकालना है। एक लाइन में इसको उड़ाना है, एक लाइन से दूसरा लाइन नहीं ले जाना है। ठीक है, चलिए देखिए x³ - y³ का हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो अब ध्यान रखिएगा, x³ - y³ का फार्मूला होता है x - y का होल क्यूब, ठीक है, x - y का होल क्यूब प्लस 3ab 3xy × x - y। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि ये वाला बीच में जो आएगा प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, वहीं आपका प्लस में रहता है यहाँ पे x³ + y³, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, बस ये वाला साइन जो होता है आपका माइनस हो जाता है। ठीक है ना, बीच वाला। चलिए ये हमको पता चल गया, आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है। चलिए एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हमको क्या दिया गया, x + y का वैल्यू दिया गया है, हमको किसी तरीके से x - y का वैल्यू निकाल लेंगे तो मैटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैटर क्लोज करने के लिए हमको क्या करना है, x - y का वैल्यू जो है पता करना है। चलिए अब कैसे निकालेंगे x - y का वैल्यू, तो आपको पता है कि x - y का होल स्क्वायर के हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, x + y का होल स्क्वायर -4xy लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है, देखिए क्या हो जाएगा, इसको फैलाइएगा तो हो जाएगा x² + y² - 2xy हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो अब क्या आ जाएगा, x² + y² + 2xy आएगा, -4xy घटाइएगा तो जो आपका टोटल आ जाएगा x² + y² - 2xy आ जाएगा। ठीक है ना, ये और ये बराबर हो जाएगा। इसी को हम सेट किए हैं, क्या है, x - y का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए इसका वैल्यू कितना पता है, तो 12 × 144 हो जाएगा, x + y कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस हो जाएगा 27, इसका वैल्यू तो 27 चौको 108। ठीक है ना, 108 हो गया, तो ये 36 आ गया। x - y का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, तो x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, x - y का वैल्यू हम कितना निकाल लिए 6। अब 6 निकाल लिए तो आपका कहानी हो गया, क्योंकि फार्मूला में x - y का वैल्यू हमको निकालना था, वही एक अननोन था। तो चलिए आप जो है आपका देखिए x - y का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में कितना निकला है, हम 6 निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए ये जो x³ - y³ आपको पता है क्या होता है इसका फार्मूला, x - y का जो है होल क्यूब होता है प्लस 3xy × x - y। ठीक है ना, देखिए x - y कितना निकाला है 6, तो 6 का होल क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 216 प्लस 3xy, xy का वैल्यू कितना 27, 3xy कितना हो जाएगा 81 गुने x - y कितना है, तो आपको 6 निकालना है, 6 हो जाएगा 216 प्लस 81 गुने 6, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 702 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा बहुत आप लोग वही मेहनत कीजिए। चलिए बाकी जो है कह रहा कि मूल बिंदु से जो है 6, -6 की दूरी बताना है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला या दूरी जो है सूत्र आपको मैं पहले भी बताया हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। ठीक है, जहाँ पे ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस
जो है मीट करता है एक दूसरे। ये 0,0 हो गया। तो कह रहा है 0,0 और 6, -6 के बीच का दूरी बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बता चुके हैं कितना बार। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले घटाइए, ठीक है। यहाँ चाहे 0-6 कीजिए या 6-0 कीजिए, दोनों के केस में क्या आ जाएगा, आपको जो भी आएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6-0 ही हम कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया -6 और -0 कितना हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 6-0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये आपका क्या हो गया 36, ये हो गया प्लस 36, तो 36 क्या हो जाएगा 72, ठीक है ना। 36 क्या हो जाएगा 72, ये क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। 72 को क्या लिखिएगा आप 6√2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको करना आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आप ट्राई कीजिएगा, अगर दिक्कत होगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, किसी तरीके का दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, आप घबराइए नहीं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर को ही नहीं आ रहा है तो नहीं बता, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव है, कुछ जल्दीबाजी में हो, इसलिए आप उसको बना लीजिएगा, और नहीं है तो अगले दिन आप पूछ लीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। चलिए, तो लेते हैं विदा साथियों। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग SCERT और NCERT का जो भी करवा रहा हूँ 8 मिनट के करते जाइए। साथ ही साथ जो है और भी जितने भी सब्जेक्ट का है मैं उसको करवाने का कोशिश करूँगा। और NCERT जरूर पढ़िए, SCERT पढ़िए, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है। जो भी करवा रहा हूँ पढ़ते जाइए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।